हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। आज हम लेकर आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे बूलियन अलजेब्रा से संबंधित कुछ नियम। तो चलिए एंड रूल देखते हैं क्या होता है। एंड रूल क्या होता है तो देखिए, इसमें 4 है। अगर ए में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, और ए में ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। ऊपर जो दिखाया गया है, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ईजी है। तो a.1 प्लस ए डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट ए। तो देखिए, हम ऊपर के सीरीज से देख रहे हैं, ए इंटू 1 कितना होता है, ए होता है, और ए इंटू ए बार कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख दिए हैं, प्लस ए इंटू ए बार कितना होता है, 0 होता है, और इंटू 0 में ए से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आया है, 0 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, हम जो ये सीरीज है इसको याद कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम इसको 0 इंटू ए या ए इंटू 0 करें, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। और रूल देखिए क्या होता है, ए में जब हम 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है, ए होता है, ए में 1 जोड़ते हैं तो ए होता है, और ए में ए बार को जोड़ते हैं तो 1 होता है, और ए में ए जोड़ते हैं तो ए होता है। ये इसमें भी एक क्वेश्चन है कि ए प्लस ए बार तो क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ए इंटू ए तो इसका वैल्यू हम ऊपर पढ़े थे, ए इंटू ए क्या होता है, देखिए हमारा ए होता है, ए इंटू ए होता है, तो इसका वैल्यू हम लिख दिए हैं ए। और ए इंटू ए बार ऊपर पढ़े थे, इसका वैल्यू 0 होता है, प्लस ए क्या होता है, ए होता है, ए प्लस ए, देखिए यहाँ से आया है ए, और 0 तो 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा नीचे आएगा 1 प्लस ए। अब देखिए 1, और यहाँ से ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, तो 1 प्लस ए, तो हमारा 1 प्लस ए क्या होता है, ए होता है। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए है कि किसी भी लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने के मुख्य तरीका, तो किसी भी लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए मुख्य तरीके कितने प्रकार के हैं, तो किसी भी लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने का मुख्य रूप से 3 विधि हैं। कितनी विधि हैं, 3। पहला क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा मेथड, दूसरा क्या होता है, कर्नॉफ मैप यानी के मैप, और तीसरा क्या होता है, टर्बुलेशन मेथड। तो इसमें हमें 2 पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा मेथड और के मैप। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बूलियन, देखिए लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, हम जानते हैं कि लॉजिक सर्किट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वो बहुत छोटी होती हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने से क्या फ़ायदा होता है, यानी उसको छोटा करने से क्या फ़ायदा होता है। सर्किट को सिंप्लीफाई करने के निम्न फायदे हैं। पहला, सर्किट की कास्ट कम हो जाती है। सर्किट की क्या हो जाती है, पहले उसका कास्ट कम हो जाता है। दूसरा, सर्किट की सिंप्लीफाई कर देने से स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब सर्किट को छोटा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जब सर्किट को सिंप्लीफाई कर देंगे तो सर्किट छोटा हो जाएगा, जिससे हमें कम जगह चाहिए उसको फीड करने के लिए। और प्रोपोगेशन डिले का मान कम हो जाता है। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये प्रोपोगेशन डिले होता है किसी भी सर्किट में इनपुट देने और उसे आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को ही प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले। हम इनपुट दिए और जो आउटपुट दिया उसके बीच के समय को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोपोगेशन डिले, पीडी का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन डिले जितना कम होगा, जिस सर्किट का प्रोपोगेशन डिले जितना कम होगा वह सर्किट उतनी ही अच्छी मानी जाती है। चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, और ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये हम लोग बहुत छोटे से ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए ये इम्पोर्टेंट लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ए प्लस बी सी अगर दिया हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। पहले एक बार इस ए को बी से जोड़ेंगे और इनटू फिर एक बार ए से सी को जोड़ेंगे, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। देखिए इस पे क्वेश्चन है, ए प्लस ए बार इंटू बी। देखिए हम एब्जॉर्प्शन लॉ से तोड़े हैं, तो ए प्लस ए बार
इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस ए बार हम जानते हैं 1 होता है, पीछे हम पढ़े हैं और बोले हैं कि आप याद कर लीजिएगा या जैसे भी समझना हो समझ लीजिएगा। और ए प्लस बी क्या होता है, तो इसमें 1 इंटू ए प्लस बी हो जाती है। और सेम ऐसे ही इसको भी आप एब्जॉर्प्शन लॉ से तोड़िए और इसको देखिए आंसर आपका आता है कि नहीं। आगे देखिए कॉन्शस थ्योरम क्या होता है। कॉन्शस थ्योरम क्या होता है, किसी भी दिए गए लॉजिक इक्वेशन को कॉन्शस करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। देखिए कॉन्शस थ्योरम क्या है कि ये भी एक प्रकार का हम लोग लॉजिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ही है, लेकिन कैसे ये कब लगेगा, तो देखिए इसके करने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। ये कब लगेगा, जब 3 प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 की कौन सी टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है। तो इसमें कॉन्शस थ्योरम लगाने के लिए 3 प्रोडक्ट टर्म होना चाहिए। दिए गए प्रोडक्ट टर्म में प्रत्येक वेरिएबल 2 बार होना चाहिए। यानी देखिए ए है ना इसमें, तो ए 2 बार होगा। एक ए यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है। तो प्रत्येक वेरिएबल कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। और दिए गए वेरिएबल में से किसी एक से प्राप्त प्रोडक्ट टर्म में किसी एक पर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए ये तीनों में से किसी एक पे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये ए है, तो यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट है। तब हम क्या लगाएंगे, कॉन्शस थ्योरम। और हम कॉन्शस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए बी प्लस। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा बार छूट गया था तो उसी को हम यहाँ पे लगाए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट टर्म है और प्रत्येक वेरिएबल 2 बार आया हुआ है और किसी एक का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें हम कॉन्शस थ्योरम लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए सी ए को पहले लिख लेंगे और प्लस इसमें जो देखेंगे जिसमें बार है वो वाली संख्या इसमें कहाँ पे आ रही है और उसको उस संख्या को लिख लेंगे। तो बार में ए है और ये यहाँ पे आ रहा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी प्लस सी है। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। आगे देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। डी मॉर्गन थ्योरम मुख्य रूप से 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। डी मॉर्गन थ्योरम किस सिद्धांत पे काम करता है, 2 सिद्धांत पर। पहला है ब्रेक द बार और दूसरा है चेंज द साइन। ब्रेक द बार और चेंज द साइन। डी मॉर्गन थ्योरम किस पे काम करता है, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, यानी बार को तोड़िए और साइन को बदल दीजिए। इसी सिद्धांत पर डी मॉर्गन ने अपना 2 थ्योरम दिया था और इसी सिद्धांत पे डी मॉर्गन ने अपना कितना थ्योरम दिया था, 2। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए फर्स्ट रूल क्या था, यदि कोई वेरिएबल योग के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, यानी कोई वेरिएबल जोड़ हो और उसके क्या हो, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, तो इन सभी वेरिएबल के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के गुणनफल के एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इन सभी जोड़ के सभी वेरिएबल के अलग अलग करके और उनका कॉम्प्लीमेंट लगा के और उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे ऐसे पूरा n तक है, उस पर बार लगाया है। तो हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम से तोड़ेंगे तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ब्रेक द बार। और बार तोड़ दिए हैं तो ए बी सी पे अलग अलग बार हो गया। और चेंज द साइन, तो यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज होगा। तो यह प्लस है तो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई है तो प्लस में। और देखिए दूसरा है, यदि कोई वेरिएबल प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, यदि प्रोडक्ट है यहाँ पे ए बी सी और उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के योग के रूप में लिख देंगे। तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के योग के रूप में लिख देंगे। बस यही है इसका यही 2 ठो ला है। और आगे देखिए एक हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एक, देखिए इस पे पूरे पे बार दिया है, ए प्लस ए बार बी बार और प्लस ए बार बी सी बार। तो देखिए हम इसी को मतलब अभी तक जितने भी इक्वेशंस पढ़े हैं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट, कॉन्शस थ्योरम, एब्जॉर्प्शन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, इन सभी को लगा के इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कम से कम इसमें कितने गेट लग रहे हैं या कम से कम ये कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखिए इस दोनों में से हम क्या किए हैं कि ए बार को कॉमन कर लिए हैं, तो ए प्लस ए बार और यहाँ पे क्या हो गया है बी और यहाँ पे बी प्लस सी बार, सॉरी बी प्लस सी बार, यहाँ पे सी बार छूटा है, लगा दीजिए बी प्लस सी बार, तो यहाँ पे यही छूटा था। तो अब देखिए यहाँ पे बी प्लस बी सी बार है, तो यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन थ्योरम लगाएंगे। तो ए प्लस ए बार और यहाँ पे बी प्लस बी बार प्लस बी और डॉट बी बार प्लस सी बार।
और देखिए यहाँ पे जब हम लोग b प्लस बी बार जानते हैं क्या होता है, b प्लस बी बार और b बार प्लस c, तो b प्लस बी बार क्या होता है 1 होता है, और इसमें b प्लस सी बार यानी हम इसको पढ़े थे, अगर a प्लस ए बार दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही b प्लस बी बार दिया है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और तो यहाँ पे b प्लस सी बार आ जाएगा, और फिर होल के ऊपर बार है अभी a प्लस, अब इन सभी से दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे तो a बार बी बार प्लस a बार डॉट सी बार। अब देखिए अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है और ये है, ये दोनों को कॉन्सस थ्योरम पे किस पे तोड़ेंगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन थ्योरम पे, एब्जॉर्प्शन थ्योरम पे तोड़ेंगे तो a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस ए बार सी बार। और देखिए यहाँ से जब हम इसको तोड़े हैं तो क्या है a प्लस बी बार, क्योंकि a प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है, तो a प्लस बी बार प्लस ए बार सी बार। और यहाँ पे इसको ओपन कर दिए हैं a प्लस बी बार प्लस ए बार सी बार। और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, अब इसको और इसको क्या किए हैं, एब्जॉर्प्शन थ्योरम पे तोड़े हैं, तो a प्लस ए बार और a प्लस सी बार और प्लस बी बार। तो हम जानते हैं a प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है, और a प्लस सी बार प्लस बी बार, तो देखिए होल के ऊपर बार है तो a प्लस सी बार प्लस बी बार। अब हम इसको क्या किए हैं कि तोड़ दिए हैं, तो ये ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, तो a बार इंटू सी बार के ऊपर बार प्लस बी बार के ऊपर बार। अब जानते हैं कि किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही होता है, और किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही होगा, तो a बार डॉट सी डॉट बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए डुअलिटी थ्योरम क्या होता है, डुअलिटी थ्योरम में वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है। डुअलिटी थ्योरम में क्या होता है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो कांस्टेंट में चेंज होता है। तो देखिए 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब x वेरिएबल है तो ये x ही रहेगा, a वेरिएबल है तो a ही रहेगा, b वेरिएबल है तो b ही रहेगा। लेकिन एंड किस में चेंज हो जाता है, और में, और डॉट किस में चेंज हो जाता है, गुणा किस में चेंज होता है, जोड़ में, और जोड़ किस में चेंज होता है गुणा में, और XOR किस में चेंज हो जाता है XNOR में। तो ये याद करने का नहीं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, कांस्टेंट चेंज होता है लेकिन वेरिएबल चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं बूलियन फंक्शन क्या होता है। बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन फंक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। बूलियन फंक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक पहला है सब फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें पहले क्या होती है गुणा की क्रिया और फिर जोड़ की क्रिया होती है। और पोस्ट फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें क्या होता है पहले जोड़ की क्रिया होती है इसके बाद गुणे की क्रिया होती है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सब फॉर्म क्या होता है, ऐसा बूलियन फंक्शन जिसमें सबसे पहले गुणा की क्रिया हो, जिसमें सबसे पहले किसकी क्रिया हो, गुणा की, उसके बाद योग की क्रिया हो, उसके बाद किसकी क्रिया हो, योग की क्रिया हो, ऐसे फॉर्म को सब फॉर्म कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले गुणा की क्रिया हो और इसके बाद जोड़ की क्रिया हो, तो उसको क्या कहते हैं, सब फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं पोस्ट फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट फॉर्म होता है कि ऐसा बूलियन फंक्शन जिसमें सबसे पहले किसकी क्रिया हो, योग की, और उसके बाद गुणा की क्रिया हो। सबसे पहले किसकी क्रिया हो, योग की, उसके बाद किसकी क्रिया हो, गुणा की, ऐसे फॉर्म को पोस्ट फॉर्म कहते हैं। और सब तथा पोस्ट फॉर्म दोनों दो प्रकार के होते हैं। सब तथा पोस्ट फॉर्म दोनों कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोनिकल सब फॉर्म और दूसरा होता है स्टैंडर्ड सब फॉर्म। कोनिकल सब फॉर्म और स्टैंडर्ड सब फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं कोनिकल सब फॉर्म क्या होता है। एक ऐसा सब फॉर्म जिसमें दिए गए वेरिएबल के प्राप्त फंक्शन के सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो तो कोनिकल सब फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए ABC है तो इसमें पहले ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC, ये जितना है ABC रहेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है कि पहले प्रोडक्ट है A इंटू बी इंटू सी प्लस A इंटू बी इंटू सी प्लस A इंटू बी, तो पहले प्रोडक्ट की क्रिया है और फिर सम की क्रिया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सब फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, सब फॉर्म। और देखिए चूंकि इसमें ABC सभी में ABC है, यानी कि सभी में क्या है कि सभी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, कोनिकल सब फॉर्म कहेंगे। और स्टैंडर्ड सब फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड सब फॉर्म, ये देखिए ये H नहीं होगा, SOP होता है। स्टैंडर्ड सब फॉर्म में
सभी पॉसिबिलिटी में से किसी एक भी पॉसिबिलिटी में एक भी वेरिएबल एब्सेंट हो तो स्टैंडर्ड सब फॉर्म कहते हैं। देखिए जैसे कि इसमें देखिए सब में पहले प्रोडक्ट फिर सम की क्रिया हुई है तो ये सब फॉर्म है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी है, लेकिन इसमें ए बी सी है, इसमें ए सी है, इसमें कहीं एक वेरिएबल एब्सेंट है तो इसको क्या कहते हैं, यानी एक वेरिएबल इनमें कहीं नहीं है तो इसको क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड सब फॉर्म कहेंगे। और दिए गए n नंबर की वेरिएबल के लिए कुल पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म की संख्या 2n होती है। आपको बताए हैं अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट टर्म कहेगा तो उसमें कितने होंगे, 2 के घात जब हम 2 लगाएंगे तो 4 होंगे। मिनिमाइज टर्म एंड मिन टर्म, इसी को देखिए मिनिमाइज टर्म और मिन टर्म किसे कहते हैं, कॉनिकल सब फॉर्म के प्रोडक्ट टर्म को ही मिन टर्म कहते हैं। कॉनिकल सब फॉर्म के प्रोडक्ट टर्म को ही क्या कहते हैं, मिन टर्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मिन टर्म में जिस वेरिएबल के ऊपर बार रहता है, यानी मिन टर्म में जिस वेरिएबल के ऊपर क्या रहता है, बार रहता है, उसे प्राइम कहते हैं तथा उसका वैल्यू 0 होता है। मतलब कि जिस भी वेरिएबल के ऊपर बार होगा उसको क्या बोलेंगे, मिन टर्म में प्राइम बोलेंगे, और उसके ऊपर उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मिन टर्म में जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसे अनप्राइम कहते हैं तथा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए मिन टर्म में अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो यानी वो नहीं लिया गया है, 0 है। अगर 1 है यानी कि वो लिया गया है, उसका वैल्यू 1। अगर बार नहीं है तो यानी उसको लिया गया है, उसका वैल्यू 1 है। मिन टर्म को एमपी या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी या सिग्मा से। देखिए इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। यदि एक फंक्शन ए बी सी का है, यानी किसका है, ए बी सी का, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, जब फंक्शन ए बी सी 3 का है तो 8 पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि 3 है ए बी सी और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 2⁻³ यानी 8। तो देखिए अगर कह रहा है कि ए, तो इन्हें कॉनिकल सब फॉर्म में लिखिए, तो पहले इन्हें कॉनिकल सब फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कॉनिकल सब फॉर्म में लिखेंगे तो फंक्शन किसकी है, ए बी सी की, तो इसमें 8 पॉसिबिलिटी होंगी, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। ये सब फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं, ए बी सी के लिखा हुआ है, और 8 टर्म होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। अब कह रहा है कि इसमें एम पी क्या है, मिन टर्म, यानी इसमें मिन टर्म है 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 है, तो इसमें 4 है। तो देखिए ए बी सी 4 बार है। और देखिए 0 के लिए क्या लिखेंगे, ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0, क्योंकि 0 क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि 1 2 4 8, इसमें कोई नहीं लिए, देखिए 1 2 4 हो जाएगा, तो इसमें कोई भी नहीं लिया गया है, यानी 0 के लिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो जो 0 होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, यही तो हम जानते हैं। तो ए बी सी इसमें कोई नहीं लिया गया तो बार, और 1 के लिए हम ये लेंगे तो इस पर हम बार नहीं लगाएंगे, बाकी इन दोनों पे बार लगा देंगे। और ये क्या है, ए बी सी है, तो ये हम नहीं लिए हैं, हम ये मतलब ये लिए हैं तो इस पे ऊपर क्या लगाएंगे, बार नहीं लगाएंगे, जो नहीं लिए हैं उस पर बार लगा देंगे। यानी ये 0 0 है और ये 1 है, ए बार बी बार सी, और ये 2 है तो 2 के ऊपर हम 2 के ऊपर ये 2 लिए हैं और ये नहीं लिए हैं तो इसके ऊपर बार, और ये इसको ऐसे ही बिना बार के लिख देंगे। और यहाँ पे 3 के लिए ये हम पीछे भी बताए हैं कि कैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो देखिए सब फॉर्म में जो हम लिए हैं उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, यानी वो 1 है, यानी उसको लिए हैं हम, इसको नहीं लिए हैं उसके ऊपर बार लगा देंगे। और ऐसे ही देखिए मीन ये 2 4 6 है, 0 है, तो ये 0 के लिए तीनों में से कोई नहीं लिए हैं, 2 के लिए ये लिए हैं, 4 के लिए ए लिए हैं और ये दोनों नहीं है। और देखिए जैसे कि आप देख लीजिए 0 के लिए ये 1 2 4 है, ये 0 के लिए इसमें से कोई नहीं लिए हैं, और 1 2 4, तो इसमें 2 के लिए ये बी लिए हैं तो इसके ऊपर बार नहीं है, बाकी नहीं लिए हैं तो इसके ऊपर बार है। और देखिए ये 1 2 4 4 के लिए ये जो 4 है इसके ऊपर बार नहीं है, क्योंकि ये हम लिए हैं, बाकी दोनों नहीं लिए हैं तो इसके ऊपर बार है। और यहाँ पे 1 2 4, तो देखिए यहाँ पे 6 के लिए, यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए 4 भी लिए हैं और 2 भी लिए हैं, तो इन दोनों पे बार नहीं है, और जो नहीं लिए हैं उसके ऊपर बार है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है मैक्सिमम टर्म और मैक्स टर्म, मैक्सिमम टर्म और मैक्स टर्म। तो देखिए हम इसको बताते हैं कि ये उल्टा हो जाएगा मिनिमाइज टर्म का, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो कॉनिकल पॉज फॉर्म के प्रोडक्ट टर्म को मैक्स टर्म कहते हैं, कॉनिकल पॉज फॉर्म के प्रोडक्ट टर्म को क्या कहते हैं, हम मैक्स टर्म कहते हैं, और उसको सॉफ्ट फॉर्म के प्रोडक्ट टर्म को मीन टर्म कहते हैं। तो मैक्स टर्म में जिस भी वेरिएबल के ऊपर बार होता है उसे प्राइम कहते हैं और उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जिसके ऊपर बार है उसका वैल्यू 1 होगा, यानी हम उसको लिए हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है यानी उसको हम नहीं लिए हैं। मैक्स टर्म में जो वेरिएबल के ऊपर बार नहीं होता है उसे अनप्राइम कहते हैं और उसका वैल्यू 0 होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मैक्स टर्म को पाई से डिनोट करते हैं। और नोट, मीन टर्म के लिए फंक्शन का मान 1 तथा मैक्स टर्म के लिए फंक्शन का मान 0 होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए दिया है इसमें क्वेश्चन कि यदि एक फंक्शन ए बी सी का है तो पहले हम जान दीजिए कि फंक्शन ए बी सी का है, यानी इसमें कितने हैं, 3, तो कितने पॉसिबिलिटी होंगी, 2⁻³ यानी 8। तो इसे कोनिकल पॉज फॉर्म में लिखिए। तो कोनिकल पॉज फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें पहले जोड़ की क्रिया होती है और फिर गुणा की क्रिया होती है। तो देखिए 8, इसकी फंक्शन को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी का है ये फंक्शन, तो इसमें 8 टर्म होंगी, 8 पॉसिबिलिटी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या है, पॉज फॉर्म है। तो इसमें पहले सम होगी, देखिए ए बी सी, और फिर प्रोडक्ट ए बी सी, फिर प्रोडक्ट ए बी सी। तो पहले इसमें सम की क्रिया और फिर प्रोडक्ट की क्रिया हो रही है। और देखिए चूंकि ये मैक्स टर्म हमें निकालना है, पाई 0 1 2 3, तो ये क्या निकालना है, मैक्स टर्म। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब 0 में हम क्या किए हैं कि 0 के लिए हम कोई नहीं लेंगे, तो जब हम कोई नहीं लेंगे तो उसके ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे, यानी हम जब लेंगे कोई उसके ऊपर बार लगाएंगे, एकदम उल्टा है ये। 1 2 4, अब देखिए हम इसमें कोई लिए हैं 0 के लिए, एक लिए हैं, ना 2 लिए हैं, ना 4 लिए हैं, तो इसके ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे। और देखिए 1 के लिए क्या होगा, 4 2 1, हम 1 लिए हैं तो इसके ऊपर बार, बाकी ये नहीं लिए हैं। 2 के लिए देखिए क्या होता है, 4 2 1, यानी 1 2 4 ऐसे हम सीरीज लिखेंगे। तो हम यहाँ से 2 लिए हैं तो इसके ऊपर बार लगाएंगे, और जो नहीं लिए हैं उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे 1 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिए हैं और 1 लिए हैं, तो दोनों के ऊपर बार लगाएंगे, और 4 नहीं लिए हैं तो उसके ऊपर हम लोग बार नहीं लगाए हैं। वैसे ही आप दूसरा खुद से समझ लीजिएगा। वो देखिए इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन दे देगा कि ए बी सी, देखिए क्वेश्चन है ए बी सी किसका वैल्यू है, ए बी सी, और पूछ रहा है कि ए बी सी है, ए बी सी दे दिया है, और ये 3 टर्म का फंक्शन है, तो यानी इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 8 होंगी। तो पूछ रहा है कि देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल दे दिया है, और क्या हमसे पूछ सकता है कि इस ट्रूथ टेबल से मीन टर्म का वैल्यू पाई 0 1 2 तथा मैक्स टर्म का वैल्यू 3 4 5 6 है, क्या है, 3 4 5 6 7 है। मीन टर्म का वैल्यू क्या है, देखिए आपको बताते हैं ये कैसे आया है। तो जिसका फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, तो देखिए ये चूँकि ये 0 का है, इसमें 3 है तो 8 पॉसिबिलिटी होंगी 0 से लेकर 7 तक। तो 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3, ये 4, और सेम ऐसे ही ये 5 का है, ये 6 का है, और ये 7 का है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो प्राइम क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 1 2, 0 0 1 2, और 0 और 1 2 क्या है, 1 है, तो यानी ये क्या है, मीन टर्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और जो इसमें नहीं लिए हैं, यानी जो अब ये 0 0 है, यानी ये मैक्स टर्म है। तो 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। देखिए 3 4 5 6 7 मैक्स टर्म है, और सिग्मा क्या है, मीन टर्म क्या है, 0 1 2, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि जो लेते हैं उसके ऊपर हम एक जो हम बार नहीं लगाते हैं मीन टर्म में, उसके ऊपर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो किसी भी ट्रूथ टेबल से मीन टर्म प्राप्त करने के बाद जो भी बचा हुआ मान रह जाता है वो क्या हो जाता है, मैक्स टर्म हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मैक्स टर्म हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एंड तथा और गेट के ट्रूथ टेबल से मीन तथा मैक्स टर्म का मान लिखिए तथा इक्वेशन प्राप्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि एंड टर्म क्या होता है कि ए बी
देखिए तो 2 बिट का है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 0 1 इसका ये इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे मीन टर्म क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही 1 है, तो इसकी मीन टर्म क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और मैक्स टर्म क्या हो जाएगी 0 1 2 हो जाएगी, और इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b। और गेट की हम पीछे आपको ये पढ़ा चुके हैं और गेट, तो और गेट का ट्रूथ टेबल दिया है, तो इसमें 1 2 3 है, 3 1 आए हुए हैं, तो इसकी मीन टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3, और ये क्या हो जाएगी, देखिए 3 आए हुए हैं इसलिए नहीं 1 2 3, ये जो 0 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, तो 1 2 3 मिल रहा है, तो 1 2 3 मीन, और जो नहीं मिल रहा है 0 वो मैक्स हो जाएगा, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू